लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा जिसे भारत की सो कॉल्ड लिबरल लॉबी और सूडो इंटेलेक्चुअल्स हमेशा सेंसिटिव होते हुए भी दरकिनार करने का पुरजोर प्रयास करती है। और इसी में एंट्री होती है बीजेपी के विरुद्ध वर्तमान में कार्य कर रहे एक ओवर टाइम वर्कर ध्रुव राठी की, जो 28 अप्रैल 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से अज्ञान प्रलापों की लड़ी में एक और पटाखा फोड़ते हैं, जो कि फूटने से पहले ही फुस हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट राठी इस वीडियो में फिर से लाठी खाने वाली हरकतें करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लव जिहाद के मुद्दे पर, जिसे बार बार कुछ इस तरह की बातें बोलकर इग्नोर कर दिया जाता है। अब एक साल में अगर 8000 से ज्यादा मर्डर के केसेस हो रहे हैं जहां पर औरतों को मारा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से कुछ मर्डर्स ऐसे होंगे जो एक मुसलमान आदमी ने किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक हिंदू आदमी ने किए होंगे। हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हिंदू आदमी का जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सारे हिंदू लड़के ऐसे होते हैं, और ठीक इसी तरीके से मुसलमानों को भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देश में रहने वाले करोड़ों मुस्लिम आदमी है, सारे के सारे पोटेंशियल किलर नहीं होते। ये एज्यूम करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है, और ये आपका नफरतखोर माइंडसेट दिखाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। इस प्लेट क्लिप को सुनकर ऐसा लगता है कि इस मानसिकता के लोग लव जिहाद की सेपरेट क्राइम एंटिटी और कन्वर्जन को इग्नोर करके उसे कहीं और ही फिट करना चाहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी बात से सप्रमाण और तार्किक रूप से पर्दा हटाने वाले हैं कि किस तरह से यह चालाक वामपंथी मैनिपुलेटिव कन्वर्जन को सामान्य लड़का लड़की में होने वाला अट्रैक्शन, जिसे आज की भाषा में प्यार कहा जाता है, उसी में बस हिंदू और मुस्लिम होने का एक संयोग जोड़कर एक आम घटना सिद्ध करने का असफल प्रयास करते हैं। और उसी में कोई बड़ी हिंसा या वायलेंस होने पर उसे एक रैंडम क्राइम बताकर ये कहेंगे कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, महिला पर अत्याचार करने वाले को समान रूप से देखा जाना चाहिए, जो कि बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन एक मिनट, अगर ये अपराध या मैनिपुलेटिव कन्वर्जन किसी मजहब विशेष से अपने रिलीजियस बेनिफिट्स को लेकर हो रहा है और प्लान वे में हो रहा है, तो ना तो ये वायलेंस एक सामान्य क्राइम बचेगा और ना ही कन्वर्जन के उद्देश्य से किया गया नाटक या सामान्य लड़का लड़की का अट्रैक्शन। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सब तथ्यों पर स्पष्ट रूप से बात करते हैं कि आखिर इस लव जिहाद की हिस्ट्री और प्रेजेंट क्या है, और ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं, और अगर करता है तो बार बार इसकी एग्जिस्टेंस और इसके रूट कॉज को राठी जैसे बंदर कुलोत्पन्न जीवों द्वारा सहज स्वीकार करने की बजाय टाला क्यों जाता है। और लव जिहाद के मार्मिक केसेस और इस पर आने वाले कुतर्कों पर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लव जिहाद की हिस्टोरिकल एटिमोलॉजी यानी लव जिहाद शब्द का सबसे पहला उपयोग कहाँ मिलता है, क्योंकि राठी के अंधभक्तों जैसे काफी बंदर कुलोत्पन्न जीवों के बीच में ये भ्रम है कि लव जिहाद आरएसएस और बीजेपी टाइप के लोगों द्वारा इन्वेंट किया गया एक शब्द है जो यहाँ यूपी बिहार के रीजन में पॉपुलर हुआ होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। इसके पीछे का सच ये है कि लव जिहाद शब्द सबसे पहले 2009 के एंड में केरला में ही इन्वेंट हुआ था, जिसका जिक्र एक हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में है। जी हाँ, लव जिहाद व रोमियो जिहाद ये दोनों शब्द सबसे पहले ऑफिशियली इसी समय उपयोग में आए थे, वो भी केरल में। और इस केस पर भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे, जिससे रिलेटेड हाई कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स और डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, ताकि आप चेक कर सके कि इस वीडियो में बोली गई एक एक बात डॉक्यूमेंट से ली गई है। बहरहाल इस 2009 वाले केस के बाद वहाँ एक क्रिश्चियन टीचर के हाथ भी काट दिए गए थे, जिसके बाद क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच काफी तनाव भी पैदा हुआ था। और हाँ, इस 2009 वाले केस के आसपास ही काफी क्रिश्चियन संगठनों ने ये आरोप पीएफआई और पीएफआई जैसे अन्य संगठनों पर लगाए थे कि वहाँ के मुस्लिम लड़के क्रिश्चियन वुमेन्स के साथ फोर्स कन्वर्जन या मैनिपुलेटिव कन्वर्जन यानी लव जिहाद जैसी चीजें करते हैं, जिसमें उनकी 42 से ज्यादा महिलाएं फंसी हैं। और हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये आरोप आरएसएस, बीजेपी या बजरंग दल टाइप के लोगों ने नहीं, बल्कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने लगाया है। और जो मूर्ख ये समझते हैं कि लव जिहाद भाजपा और आरएसएस तथा संघ टाइप के लोगों द्वारा इन्वेंट किया गया शब्द है, उन्हें ये जरूर देखना चाहिए कि क्या ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस भी आरएसएस और बजरंग दल द्वारा ऑपरेट होती है। और इस क्रिश्चियन संगठन, जिसका नाम कैथोलिक बिशप काउंसिल है, उसने एक मुस्लिम संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया है कि ये लोग उनकी 4500 महिलाओं को अब तक यानी रिपोर्ट पब्लिश होने तक लव जिहाद जैसी चीजों का शिकार बनाकर कन्वर्जन करने का प्रयास कर चुके हैं। और हाँ, यदि अब भी किसी महामूर्ख के दिमाग में ये उपज रहा है कि हो सकता है इन 4500 महिलाओं को पीएफआई अपने लोगों द्वारा प्यार करवा रहा था, क्योंकि इनके अनुसार तो लड़का लड़की में प्यार होता है, जिहाद नहीं होता, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि पीएफआई एक संगठन है, और क्या संगठन का कार्य लड़का लड़की में प्यार करवाना होता है? और क्या कहीं पर भी पीएफआई ने अपना रजिस्ट्रेशन एक मैट्रिमोनियल कंपनी की तरह करवाया है? और एक और बात कि रैंडम लड़का लड़कियों में होने वाले इस सो कॉल्ड प्यार मोहब्बत में किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेना देना। खैर, पीएफआई के मैट्रिमोनियल होने का सबूत मिले या न मिले, लेकिन इसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के पूरे सबूत मिल चुके हैं।
और इस संस्था को सरकार द्वारा बैन किए जाने के स्टेप्स भी उठाए गए हैं कि आईसिस संगठन द्वारा पीएफआई को खुले में समर्थन किया गया है और यहाँ तक कि पीएफआई के पक्ष से केसेस को लड़ने के लिए आईसिस ने 1 करोड़ का फंड भी किया था। लेकिन अंधबुद्धि लोग जो इस वास्तविक समस्या को वोट बैंक बोलकर किनारा कर लेते हैं, ऐसे राठी के अंधभक्तों और लिबरल गैंग के हटी लोगों को इंग्लैंड के द स्टैंडर्ड्स और द गार्जियन में छपे आर्टिकल देख लेने चाहिए। यहाँ तो भाजपा का कोई वोट बैंक नहीं है, पर ये क्या, इन आर्टिकल्स में भी मुस्लिम युवकों द्वारा लड़कियों को कन्वर्ट करने के आरोप है, जिसमें द गार्जियन वाली खबर तो साफ साफ प्यार में फंसाकर कन्वर्ट करने की घटना को मेंशन करती है, और वो भी इंग्लैंड में। और अब कुछ दूसरी कोटि के महामूर्ख यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये सब लड़कियां तो अपने मन से कन्वर्ट हो रही है, तो फिर यहाँ लव जिहाद कहाँ हुआ, क्योंकि यहाँ फोर्सफुल कन्वर्जन तो हुआ नहीं है। तो उन मूर्ख मस्तिष्कों से मैं ये कहना चाहूंगी कि लव जिहाद शब्द इटसेल्फ ही ये कन्वे कर देता है कि यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है। यहाँ जो कन्वर्जन का आरोप है वो लगा ही मन से कन्वर्ट करने का है, यानी ब्रेन वॉश या मैनिपुलेशन का उपयोग करके लड़कियों का धर्म परिवर्तन करना। और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि लव जिहाद शब्द में पहला शब्द ही लव यानी सो कॉल्ड प्यार है, और यहाँ प्यार में फंसाकर जिहाद यानी कन्वर्जन कराया जा रहा है। इसीलिए क्लेम करने वाला इसे लव जिहाद कह रहा है। तो जहाँ क्लेम करने वाला खुद ही कह रहा है कि यहाँ पर प्यार में फंसाकर लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, न कि फोर्सफुली, तो भला कोई भी लड़की क्यों स्वीकार करेगी कि उसका फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है। और अगर उसका फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ है और ये बात उसे पता है, तो ये लव जिहाद का केस हुआ ही नहीं, क्योंकि लव जिहाद का केस ही वो है जो बाहर से देखने पर प्यार लगता है, लेकिन वास्तव में वहाँ जिहाद हो रहा होता है। और जिहाद करके धर्म परिवर्तन करने के इसी फिनोमेना को लव जिहाद कहा जाता है। तो यहाँ फोर्सफुल कन्वर्जन की एक्सेप्टेंस वाली चीज को ढूंढना महाबेवकूफी है, और पीएफआई लव जिहाद जैसे केसेस में खुद इन्वॉल्व रहता है। इस चीज को हम पहले डिस्कस किए गए एक हाई कोर्ट के केस द्वारा समझेंगे, लेकिन इससे पहले इतना पक्का हो जाना चाहिए कि पीएफआई का कनेक्शन प्रो आईसिस एक्टिविटी में है। और इस चीज में एक और एविडेंस ऐड करने के लिए मैं स्क्रीन पर एनआईए की चार्जशीट शो कर रही हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन लिंक दे दिया गया है, जहाँ जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इस चार्जशीट में मेंशन किया गया है कि यास्मीन मोहम्मद जाहिद नाम के एक पीएफआई मेंबर का जब फॉरेंसिक मोबाइल लेबोरेटरी टेस्ट किया गया तो उसमें पता चला कि उसके मोबाइल में उपलब्ध बहुत सारी पीडीएफ, वीडियो, इमेजेस प्रो आईसिस से जुड़ी थी। जैसे कोई कंपनी ज्वाइन करते ही ज्वाइनिंग लेटर या वर्किंग किट मिलती है, वैसी ही आईसिस की एक मैनुअल उसके फोन में पड़ी थी, जिसमें वायलेंट जिहाद करने और आईसिस मिशन से रिलेटेड काफी सारा मटेरियल था, जैसे पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, स्टिकर, फोटोज, वीडियो और मल्टीपल टाइप की मीडिया सामग्री आदि। अब आते हैं हाई कोर्ट में 2009 में दाखिल किया गया वह पहला केस जहां लव जिहाद शब्द अस्तित्व में आया था। इस केस में पीएफआई से ही जुड़े कुछ लोगों पर आरोप लगा था, जहां शहनशाह नाम के 23 साल के युवक पर एक हिंदू लड़की को और सिराजुद्दीन नाम के 27 साल के एक मुस्लिम युवक पर एक क्रिश्चियन लड़की को इसी तरह के जिहाद में फंसाने का आरोप लगा था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि इन लड़कियों से प्यार करना, जिसे सो कॉल्ड लव बोला जाता है, उसके पीछे पूरा पीएफआई का कनेक्शन और पीएफआई की प्लानिंग थी, जिसमें पीएफआई की एक वुमेन विंग, जिसे नेशनल वुमेन्स फ्रंट कहा जाता है, उससे जुड़ी महिलाएं भी शामिल थी, जो इन लड़कियों को कन्विंस करना चाहती थी। अब आप ही सोचिए कि किसी भी एक लड़की को कन्विंस करने के लिए किसी भी लड़के के आसपास कुछ लोग या दोस्त शामिल हो, तब तो उसे प्यार या सो कॉल्ड लव कहा जा सकता है। लेकिन जब उस चीज के पीछे पीएफआई जैसी संस्था हो, जिसका काला चिट्ठा अभी आप सबने देखा, वो खुद जुड़ी हुई है, और उसके साथ ही उसकी नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की उसकी वुमेन सब्सिडियरी जुड़ी हुई है, तो आप इसे कैसे लव जिहाद कहने से चूकेंगे। और यही चीज हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में बार बार जिक्र की गई है। और इस केस को पूरा समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इस हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिंक को पूरा पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों लड़कों ने उस क्रिश्चियन और हिंदू गर्ल को फंसाने के लिए पूरे आईसिस और पीएफआई के मॉडल का इस्तेमाल किया था। और यहाँ तक कि वीडियो से साफ पता चल जाता है कि कैसे लव जिहाद एक सेपरेट क्राइम है, जहाँ पर लव यानी प्यार में फंसाकर जिहाद अर्थात कन्वर्जन किया जाता है। और इसके हमारे पास कुछ सैंपल्स भी मौजूद हैं, जहाँ स्पष्ट रूप से इसकी पूरी प्रक्रिया जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तक जुड़ी है वो सामने आती है। लेकिन सोचिए, ऐसे कितने ही केस होंगे जिनके पीछे की ऐसी ब्रेन वॉश और मैनिपुलेशन की पूरी प्रक्रिया सामने नहीं आती होगी, लेकिन उनका संबंध इसी तरह के उपक्रमों से होता होगा। और साथ ही वो इस प्रोसेस में किन साइकोलॉजिकल पैथरों और मैनिपुलेशन टेक्निक्स का उपयोग करके लव जिहाद जैसी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, इस विषय पर भी पूरा एक डिटेल्ड वीडियो हम कभी सेपरेटली लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब तक की इस वीडियो में दिखाए गए कुछ सैंपल से जिन लोगों का पेट अब भी नहीं भरा है,
उन लोगों के लिए हमने पूरा कलेक्शन किया है, जहां आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि लव जिहाद की प्रक्रिया के बीच में उद्देश्य पूरा न होने या उद्देश्य पूरा हो जाने पर किस तरह के कुछ वायलेंट कदम भी उठाए जाते हैं, जहां पर नारी की अस्मिता के साथ पूरा खिलवाड़ किया जाता है। तो लिबरल लॉबी के अंधभक्तों से निवेदन है कि अपनी आंख कान को खुला रख के जरा इन केसेस पर नजर डालें। इसमें हम 2 प्रकार के केसेस लेंगे, जिसमें फर्स्ट है जिसमें इनका प्रोपेगेंडा सफल हुआ और दूसरा है कि जब इनका प्रोपेगेंडा सफल नहीं होता है तब ये किस प्रकार के वॉयलेंस पर उतारू हो जाते हैं। तो चलिए इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं अखिला अशोकन के केस की, जिसे केरल के हादिया केस के नाम से जाना जाता है। अखिला केरल के वैकोम की एक होम्योपैथिक मेडिकल छात्रा थी, जिनका नाम केरल न्यायालय के इतिहास में एक अमिट छाप की भांति है। 2016 की शुरुआत में उनके पिता KM अशोकन ने उनके लापता होने की सूचना दी थी, जिसमें उसका पता लगाने के लिए उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हादिया, जिनका नाम अखिला था, उन्होंने अपने घर छोड़ने की परिस्थितियों के बारे में बताया कि उसके पिता ने उसे इस्लाम अपनाने से मना किया था। इसीलिए हादिया अर्थात अखिला PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की महिला शाखा नेशनल वुमेन फ्रंट की अध्यक्ष SS डेनबा के साथ रह रही थी और उसने इस्लाम अपना लिया था और साथ ही उसने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी भी कर ली थी, जिसके PFI से घनिष्ठ संबंध थे। जिसके बाद अखिला के पिता ने आरोप लगाया कि अखिला का ब्रेन वॉश किया गया है और उसकी जबरन शादी करवाई गई। लेकिन लव जिहाद में फंसी हुई अखिला यानी कि हादिया ने इस आरोप से इनकार कर दिया और कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन सारे फैक्ट्स चेक करने के बाद मई 2017 में केरल के उच्च न्यायालय ने हादिया की शादी को रद्द कर दिया और उसे इंडोक्ट्रिनेशन और साइकोलॉजिकल किडनैपिंग का शिकार माना और अखिला की कस्टडी उसके पिता को दे दी गई। इसमें लोगों को शायद ये लग सकता है कि हादिया ने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन सच तो ये है कि हादिया का ब्रेन वॉश हुआ था और ये कोर्ट ने भी माना और केरल हाई कोर्ट ने इंडोक्ट्रिनेशन और साइकोलॉजिकल किडनैपिंग का शिकार बताकर उसकी शादी को रद्द कर दिया। और अखिला यानी कि हादिया पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड थी। इसका पता इस तरह से लगाया जाता है कि हादिया के पति का PFI के साथ सीधा कनेक्शन था और इसके साथ ही हादिया का PFI के वुमेन विंग के साथ होना इस बात को सीधे दर्शाता है कि ये पूरी तरह से लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इसमें जो लड़का है वो लव जिहाद करने के लिए आईसिस की हेल्प ले रहा है। और ऐसा केवल एक केस नहीं है, ऐसे और भी केसेस हमारी लिस्ट में शामिल है। और इसी की अगली कड़ी में हम आते हैं श्रुति की स्टोरी पर। एक इंटरव्यू में श्रुति ने बताया कि वो एक हिंदू है और केरल के कासरगोड की मूल निवासी है, जो कि ब्रेन वॉशिंग और लव जिहाद का शिकार हुई थी। श्रुति ने बताया कि वो केरल के मलप्पुरम के एक धर्मांतरण केंद्र में भी भाग ले चुकी है, जहाँ के प्रचारकों ने उसे न केवल हिंदू धर्म के खिलाफ बल्कि देश के खिलाफ भी उनका ब्रेन वॉश किया था और उन्हें ये विश्वास दिलाया गया था कि भारत उनका घर नहीं है। और श्रुति इसमें यह भी कहती है कि मैं इतना कट्टरपंथी हो गई थी कि अपने जानने वाले सभी लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहती थी। और साथ ही श्रुति ने इसमें कहा कि इस्लाम न स्वीकारने पर वो उन सभी लोगों को मारने के लिए तैयार भी थी जिन्होंने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। श्रुति ने अपने इंटरव्यू में लव जिहाद से संबंधित कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और श्रुति और अखिला की तरह ही अथीरा नाम्बियार का केस भी आता है, जिसमें सेम लव जिहाद की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अथीरा को भी अथीरा से आयशा बनाने के लिए भरसक प्रयास किया गया, जहां उसे ठीक श्रुति और अखिला की तरह ही पहले प्यार के जाल में फंसाया गया और फिर उसका ब्रेन वॉश कर उसे अपने ही धर्म के विरुद्ध भड़काकर और उसे दोजख का भय दिखाकर उसे आयशा बनाया गया। और NIA की एक रिपोर्ट के अनुसार अखिला और अथीरा यानी हादिया और आयशा के केस में PFI के 4 कॉमन लिंक्स थे, जो ये साफ जाहिर करते हैं कि यहाँ कोई प्यार मोहब्बत नहीं बल्कि लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें आतंकवादी संगठनों में जोड़ने का एक भयावह खेल चल रहा है। और इन्हीं तीनों की तरह ऐश्वर्या, जो कि महज 20 साल की एक स्टूडेंट थी, उसके साथ भी लव जिहाद के इस खतरनाक खेल को अंजाम दिया गया, जहां सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करके ऐश्वर्या को भी एक मुस्लिम युवक ने लव जिहाद के जाल में फंसाया और उसका धर्म परिवर्तन करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन ऐश्वर्या के माता पिता ने उसे बचाने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऐश्वर्या को जैसे ही सच का पता चला उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। और इसी तरह से धर्मांतरण की कक्षाएं और महिलाओं से हुई बातचीत से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। इसका सीधा संबंध आतंकवादी संगठनों और इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये जिहाद है, जो कोई प्यार नहीं बल्कि प्यार के नाम पर खेला गया एक खतरनाक खेल है। आइए अब एक नजर उन केसेस पर डालते हैं जिन केसेस में लव जिहाद का उद्देश्य पूरा न होने पर किस तरह के वॉयलेंट एक्शंस लिए गए हैं, उसे भी देखते हैं।
जिसके रिसेंट केसेस देखे जाए तो कर्नाटक की नेहा हिरेमठ, जो कि एक कांग्रेस पार्षद की बेटी थी, उसे मोहम्मद फयाज ने पहले तो लव जिहाद के जाल में फंसाने की भरसक कोशिश की, लेकिन जब नेहा ने इनकार कर दिया तो फयाज का मकसद पूरा न होने के कारण उसने नेहा को उसके ही कॉलेज कैंपस के बाहर चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया। इसी तरह की हिंसा का मामला चित्रकूट से भी आया, जहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा को पहले अब्दुल रहमान ने अपने जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध तक बनाए और बाद में उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप करते रहा, जिसमें उसने अपने भाई को भी शामिल किया और उस लड़की को धर्मांतरण के लिए मार पीट कर और प्रताड़ित कर दबाव बनाने का भरसक प्रयास किया। ऐसा ही एक केस बिहार के सीतामढ़ी से देखने मिला, जहाँ 14 साल की छोटी लड़की को अनीस अंसारी नाम के एक मुस्लिम युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए पहले लव जिहाद में फंसाया और उसका ब्रेन वॉश कर उसे नेपाल के जरिए केरल ले जाने की कोशिश की, जिससे समय रहते एसपी द्वारा बचा लिया गया, अन्यथा वो लड़की भी इन्हीं की गैंग का हिस्सा बन चुकी होती। लव जिहाद की इन घटनाओं में एक और दिल दहलाने वाला मामला सामने आता है, जहां शाहजहांपुर के फरियाद ने पहले नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की पुरजोर कोशिश की और जब ये नहीं हो पाया तो उसने उस लड़की का रेप कर उसे ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिसके बाद शाहजहांपुर के कटरा क्षेत्र में लड़की की लाश 2 हिस्सों में बटी हुई मिली। लव जिहाद के ये केसेस कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी में एक और केस देखे तो गुजरात के सूरत से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया और इसमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, जिसमें रिजवान ने करंट बनकर पहले हिंदू लड़की को फंसाया और उसके प्रेग्नेंट होने पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद पीड़िता ने बताया कि वो उसे अपनी माँ के पास छोड़कर फिर से हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले मिशन पर लग गया। ऐसे ही और केसेस भी है, जहाँ संभाजी नगर में ताहिर पठान ने समीर पटेल बनकर पहले लड़की को प्यार में फंसाया और उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए उसे गौमांस तक खिला दिया। और ऐसे ही कुछ और केसेस हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, जिसे ध्यान से देखिए। यदि आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी तो इन सभी केसेस में लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर फोकस किया गया है और इन सभी केसेस में कॉमन बात ये होती है कि इन लड़कियों के साथ किया जाने वाला ब्रेन वॉश और मैनिपुलेशन इतना तगड़ा होता है कि भोली भाली लड़कियां आराम से इनके जाल में फंस जाती है और धीरे धीरे अपने ही धर्म और अपने लोगों से दूर हो जाती है। और कितनी आश्चर्य की बात है ना कि हमारे देश में श्रद्धा के 35 टुकड़े हो, अंकिता को जिंदा जलाना हो, साक्षी को पत्थरों से कुचल कर मार देना हो या फिर आरती का अपहरण कर सरफराज हुसैन द्वारा उसकी हत्या कर देना हो, दिन रात ऐसे केसेस को देखकर भी लोग अपनी आंखें मूंद लेते हैं या कहे कि लोग सच देखना ही नहीं चाहते हैं। यदि इन बड़े और छोटे केसेस को मिलाकर इसकी लिस्ट बनाई जाए तो एक लंबी लिस्ट नहीं बल्कि पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। लेकिन खुद को भारत का मसीहा समझ के जर्मनी से प्रलाप अपलोड करने वाला ये राठी या तो बड़ी चालाकी से असली बात को छुपा लेता है या फिर अज्ञानता में बड़बड़ करते रहता है और ऐसा इसके साथ एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है। और यदि इसमें हम इसे एक्सपोज करे तो राठी भक्तों को बहुत बुरा लगता है और वो कहने लगते हैं कि राठी के नाम पर व्यूज मत लो, जबकि भले ये राठी जब से चुनावी दौर चालू हुआ है तब से मोदी जी के नाम पर भरपूर व्यूज ले रहा हो, लेकिन तब इन राठी पुत्रों को वहाँ ना कोई दिक्कत होती है और ना कुछ समझ आता है। खैर, आलू से सोना बने या ना बने, लेकिन राठी अपने बिग भ्राता को पीएम जरूर बनाना चाहता है और तो और शराब घोटाले के विलन को ये लोकतंत्र का नायक बनाना चाहता है। अब आप ही बताइए कि ये ध्रुव राठी है या फिर धूर्त लाठी। खैर, राठी जैसे टेक्निकली बंदर सहोदरों को ऐसे मानसिक दौरे आते रहते हैं, इसीलिए आप चाहे राइट विंग में हो या लेफ्ट विंग में, किसी भी बात को सत्य, तथ्य और तर्क देखकर निर्णय लीजिए, अन्यथा आप भी अंधभक्त ही कहलाएंगे। और एक और बात कि लव जिहाद आज से नहीं बल्कि वर्षों से चल रहा है और प्रतिदिन कोई न कोई जिहाद की न्यूज आती रहती है, लेकिन इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स का क्या, ये तो पैसा कमाकर साइड हो जाएंगे, लेकिन झेलना तो आपको और आपकी बेटियों को पड़ेगा। तो कृपया राठी जैसे निम्न पक्ष को गंभीरता से ना ले और तथ्यों की पूरी जानकारी ले। कहीं ऐसा ना हो कि लव जिहाद को आप प्रोपेगेंडा बताते रह जाए और ये मैनिपुलेटिव कन्वर्जन आप ही के घर का चैन छीन ले। हमारे देश में बच्चियों का बलात्कार हो, लव जिहाद हो, मणिपुर हो या बंगाल हो या फिर कोई और जगह हो, जब भी कोई मुद्दा उठता है तो या तो लोग मोमबत्ती उठा लेते हैं या फिर यूट्यूबर्स और नेता लोग आपस में लड़ने लगते हैं और अंत में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर शांत हो जाते हैं। पर धरातल पर उतरकर इसके लिए कोई काम नहीं करना चाहता, इसीलिए किसी के भी बहकावे में न आए और अपने सत्य की परख स्वयं करे। खैर, हम धरातल से लेकर आपके इस मोबाइल पटल तक हर प्रकार से सत्य को आप तक पहुंचाने में प्रयासरत हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।